कल्पना कीजिए दोपहर के 12:30 बज रहे हैं और एक किसान अपने खेतों में जाता है। खेतों में जाकर वो ये देखता है कि वहां से एक कुत्ता बाहर निकल रहा है एंड कुत्ते के मुंह में जो था उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कुत्ते के मुंह में एक इंसान का हाथ था, एक ऐसे इंसान का हाथ जिसने प्यार के लिए अपना धर्म छोड़ा, अपने रिश्ते छोड़े, अपने परिवार तक को छोड़ दिया। बदले में उसे क्या मिला? एक ऐसी मौत जिसमें कातिल ने उसकी पहचान छिपाने की पूरी कोशिश की एंड उस पहचान छिपाने के लिए कातिल ने उसके सर को अलग किया, उसके धड़ को अलग किया एंड उसके दोनों हाथों को भी काट दिया। आखिर वो हाथ काटे क्यों गए थे? आखिर क्या था इस कहानी के पीछे का सच? आखिर क्या है उस मेरठ के खेतों के पीछे छुपी हुई कहानी? चलिए जानते हैं आज इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सुमित। आशा करता हूं आप अच्छे होंगे। आज की सच्ची घटना जो मैं आपको सुनाना चाह रहा हूं वो उत्तर प्रदेश के मेरठ क्षेत्र के धुराला थाना क्षेत्र की है। ये कहानी विश्वास और धोखे की एक ऐसी दास्तां है जो किसी को भी अंदर तक झकझोर कर रख देती है। आखिर क्या हुआ उस बीकॉम छात्रा के साथ? आखिर कौन था वो इसका कातिल जिसने पुलिस को भी 1 साल तक चकमा देकर रखा? तो चलिए तफ्तीश में जानते हैं आखिर 13 जून को लोहिया के उन खेतों में आखिर क्या मिला था। तो कहानी की शुरुआत होती है पंजाब के लुधियाना क्षेत्र से। वहां पर एक लड़की रहा करती थी, बीकॉम 3rd ईयर में उसका एडमिशन हो रखा था। अचानक एक दिन क्या होता है उस लड़की के साथ, उसके पेट पे एक दाद या स्किन इन्फेक्शन हो जाता है एंड धीरे धीरे वो स्किन इन्फेक्शन इतना बढ़ जाता है कि वो उसकी पैरों और जांघों तक फैल जाता है। लड़की ने शर्म के मारे ये चीज घर में किसी को भी नहीं बताई थी। अक्सर वो क्या करती थी, वो बंद कमरे में बैठ के नग्न अवस्था में रोती रहती थी क्योंकि उसको उस इन्फेक्शन की वजह से बहुत जलन और पीड़ा का सामना करना पड़ रहा था। जब माँ को यह बात पता चली तो माँ बच्ची से कहती है कि बेटी तूने हमें क्यों नहीं बताया, हम इसको डॉक्टर के दिखाते, हम तुझे और कहीं भी लेकर जाते, तू ऐसे परेशान क्यों हो रही थी? तभी माँ उस लड़की को 1 डॉक्टर, 2 डॉक्टर, 3 डॉक्टर, न जाने कितने डॉक्टर्स को दिखाती है, लेकिन उसके स्किन इन्फेक्शन में कोई उसको आराम नहीं मिलता है। तभी उसकी माँ को कोई बताता है कि इस जगह पर एक लड़का है जो जड़ी बूटियां भी देता है, साथ साथ वो फेरी लगाकर अपने कपड़े भी बेचा करता था। साथ ही साथ लड़की की माँ को ये भी इंफॉर्मेशन दी गई कि वो लड़का थोड़ा तंत्र मंत्र भी करता है। तो जब इंसान हर जगह से हार चुका होता है तो वो इन तरफ जरूर खिंचता है एंड जैसे ही लड़की की माँ और उसके परिवार वाले उस लड़की के पास पहुंचते हैं, उनको जाकर अपनी तकलीफ बताते हैं, उससे उसका नाम पूछते हैं, तो वो अपना नाम बताता है अमन। अमन की दी हुई दवाइयों ने लड़की पर एक ऐसा जादू कर दिया कि वो जो उसकी परेशानी थी वो कुछ ही दिनों में ठीक हो गई, जिसको बड़े बड़े डॉक्टर्स भी ठीक नहीं कर पा रहे थे। इस चीज को देखकर अमन से लड़की काफी प्रभावित हो चुकी थी। बीमारी तो ठीक हो गई लेकिन अब एक नई बीमारी शुरू हो गई थी जिसका नाम था इश्क। लड़की को अमन से प्यार हो गया एंड प्यार भी इस कदर हो गया कि उसने अपने हाथ पर अमन नाम का टैटू छपवा लिया। लड़की ने अपने दोनों हाथों पर टैटू बनवाया, एक हाथ पर अमन लिखवाया और एक हाथ पर अपना नाम लिखवाया। वो अमन के प्यार में इतनी पागल हो चुकी थी कि वो उससे शादी करने के लिए अपने घर वालों से भी बगावत कर देती है। एक दिन मौका पाकर वो सारे घर से कैश, ज्वेलरी लेकर अमन के साथ वहां से भाग जाती है, एक नए सपने, एक नई उड़ान को लेकर अपने मन में। लेकिन उसको क्या पता था कि उसकी इस कदम का अंजाम उसको कैसे भुगतना पड़ सकता है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जिसे वह अमन समझ रही है उसका असली नाम साकिब था। साकिब, जिसके पिता का नाम मुस्तकीम था। साकिब उस लड़की को लुधियाना से लगभग 300 किलोमीटर दूर मेरठ के इस दोराला क्षेत्र में ले आया एंड यहाँ पर उसके साथ एक मकान किराए पर लिया एंड उसके साथ रहने लगा। लड़की जो थी वो तो मन में अपने काफी सपने बसाए हुई थी, लेकिन साकिब के मन में कुछ और ही चल रहा था, कुछ और ही खुरापाती उसके दिमाग में घर कर चुकी थी। तारीख थी 14 मई 2019। ईद का चांद निकला हुआ था, सब लोग खुशी में डूबे हुए थे। तभी जो साकिब के घर वाले होते हैं वो साकिब से कहते हैं कि तुम ऐसे मत रहो दोनों, तुम दोनों निकाह कर लो। जैसे ही ये बात लड़की को पता चलती है उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो ये सोचती है कि अब उसकी शादी साकिब के साथ होने वाली है। अब जो उसने अरमान अपने दिल में दबा रखे थे वो कहीं ना कहीं पूरे होने वाले हैं। अब उसको उसकी मंजिल मिलने वाली है जिसके लिए वो अपना घर बार सब अपने माँ बाप सब छोड़ कर आई थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो साकिब होता है वो अपने एक प्लान को एक्टिवेट करता है। वो उसी रात उस लड़की को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाता है एंड अपने परिवार और कुछ साथी के साथ मिलकर उसको एक खेत की तरफ ले जाता है। जब वो उसको खेत की तरफ ले जा रहे थे तो उनके हाथ में कुछ धारदार हथियार भी थे, किसी के हाथ में कुल्हाड़ी थी, किसी के हाथ में बालकटी थी। लेकिन लड़की इन सबसे बिल्कुल अनजान थी कि आखिर उसके साथ होने क्या वाला है। जैसे ही वो लोग एक सुनसान इलाके में पहुंचते हैं खेत में, तुरंत जो साकिब होता है वो एक धारदार हथियार से उस लड़की के धड़ को अलग कर देता है, सर को अलग कर देता है। लेकिन तभी साकिब की जो नजर उसके हाथ पे बने टैटू पर पहुंचती है
जिस पर उस लड़की ने 2 टैटू बनवा रखे थे। एक पे नाम था एकता और दूसरे पे नाम था अमन। साकिब को ये लगा कि ये टैटूज का राज खोल देंगे, तो वो क्या करता है, वो उन दोनों हाथों को भी उन धारदार हथियारों से काट देता है। सिर और हाथों को वो कहीं दूर जाकर फेंक देता है एंड जो उसका धड़ होता है वो वहीं एक गन्ने के खेत में वो दफना देता है। हत्या के लगभग ठीक 1 महीने बाद 13 जून 2019 को ईश्वर पंडित नाम का एक किसान होता है। जब वो अपने खेत में खेती के लिए जाता है तो वहां वो देखता है कि वहां से एक कुत्ता बाहर निकल रहा है एंड उस कुत्ते के मुंह में एक इंसानी हाथ था। हाथ जिसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी क्योंकि मांस के लोथड़े अक्षर वो कुत्ता खा चुका था, लेकिन फिर भी वो उसका पीछा करता है, कुत्ते को रोकता है एंड उससे वो हाथ छुड़वाता है। उस हाथ को देखकर वो तुरंत पुलिस को कॉल करता है। पुलिस तक जैसे ही खबर पहुंचती है वहां पे हड़कंप मच जाता है। जितने भी आला अधिकारी होते हैं, एसएसपी समेत, तुरंत सब वहां मौके पर पहुंचते हैं। साथ ही एसपी डॉग स्क्वाड को बुलाते हैं क्योंकि एक इंसानी हाथ का मामला था। इंसानी हाथ जैसे ही कुत्ते के मुंह का किसान एसएसपी को देता है, वो तुरंत डॉग स्क्वाड को स्मेल कराकर उसके धड़ को ढूंढने लग जाते हैं। एंड जैसे ही डॉग स्क्वाड उस जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पे वो लाश दबी हुई थी, जमीन को खोदा जाता है एंड जैसे ही जमीन खोदी जाती है सबके होश उड़ जाते हैं क्योंकि वहां पर जो मिलता है वो थी एक नग्न अवस्था में बिना सर की दबी हुई लाश जिसके हाथ भी नहीं थे। पुलिस ने शिनाख्त करने की बहुत कोशिश की। पुलिस ने जो आसपास के इलाके हैं, दिल्ली, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, सब जगह अपनी खबरियों को एक्टिवेट करा, सब जगह अपनी पूछताछ करी। इसी पूछताछ और इसी शिनाख्त के दौरान पुलिस को 10-20 दिन, लगभग कई महीने बीत जाते हैं। फिर पुलिस को एक दिन एक सुराग मिलता है जो वहां के नियर बाई टावर से मिलता है। उस टावर के आसपास एक मोबाइल एक्टिवेटेड था, जिस मोबाइल एक्टिवेशन के थ्रू वो पुलिस एक नंबर तक पहुंचती है, जो नंबर उनको लुधियाना तक लेकर जाता है। पुलिस जब उस नंबर पर कॉल करती है तो सामने जो इंसान होते हैं वो संजीव और सीमा देशवाल होते हैं। वो पुलिस को बताते हैं कि जी हाँ, उनकी बेटी है एकता देशवाल। वैसे कि उनके 2 बच्चे थे जिसमें से एक बेटा और एक बेटी थे। बेटी जो एकता देशवाल है वो कुछ दिनों से घर से गायब है, लेकिन बेटी अभी जिंदा होगी क्योंकि साकिब जो था वो बहुत शातिर था। उसने एकता का जो सोशल प्रोफाइल हैंडल था वो एक्टिवेट करके रखा हुआ था। वो फेसबुक पे लेटेस्ट फोटो डालता रहता था, डेली अपडेट्स कुछ ना कुछ डालता रहता था, जिसे देखकर घर वालों को ये लगता था ठीक है, बच्ची बेशक घर से गई है लेकिन वो जिंदा हालत में जरूर है। पुलिस उनसे थोड़ी सी और जानकारियां लेती है कि कैसे कैसे आपको किसी पर शक है क्या, या आपको कैसे लगता है कि वो किसके साथ गई है। तो बताते हैं कि यहाँ पर एक जड़ी बूटी वाला लड़का आता था जो थोड़ी जड़ी बूटियों के थ्रू, थोड़े तंत्र मंत्र के थ्रू इलाज करा करता था एंड हमारी बेटी उसी के साथ गई है। पुलिस उसके माँ बाप से उसका नाम पूछते हैं तो वो उसको नाम बताते हैं अमन। अमन की कोई फोटो वगैरह पुलिस उनसे पूछती है तो जो एकता के घर वाले होते हैं वो पुलिस को वहां बोलते हैं कि हाँ, थोड़ी फोटो पुरानी है लेकिन हमारे पास एक फोटो है। तो पुलिस को अमन की फोटो सेंड करते हैं एंड पुलिस उस फोटो के मिलते ही अपने चारों तरफ सारे खबरियों के पास सर्कुलेट कर देती है। साथ ही साथ अब अमन की खोजबीन शुरू हो जाती है, उसकी खोज शुरू हो जाती है। पुलिस अपने जाल को कुछ इस तरह फैला चुकी थी कि एक दिन पुलिस को सुराग मिलता है, खबर मिलती है कि अमन लुधियाना के इस शहर में। पुलिस वहां पर जाल बिछाती है एंड उसको धर दबोचने की पूरी प्लानिंग करती है। पुलिस उसको दबोच भी लेती है, लेकिन साकिब क्या करता है कि मौका पाते ही वहां से फरार होने की कोशिश करता है। वो एक पुलिसमैन की पिस्टल छीन कर भागने की कोशिश करते हैं। तभी थोड़ी मुठभेड़ होती है एंड साकिब के दोनों पैरों में गोली लगती है एंड उसके बाद वो पकड़ा जाता है। अब साकिब ने सब कुछ उगल दिया था। अब आता है इस कहानी का असली मोड़ कि आखिर साकिब ने उसे क्यों मारा। तो साकिब पुलिस को बताता है कि वो एकता को बस जाल में फंसा कर यहाँ लाया था, लेकिन उसकी शादी करने की उससे कोई मंशा नहीं थी। लेकिन एकता उस पर बार बार दबाव बनाई जा रही थी शादी का। तो जब एकता उस पर बार बार इन्हीं चीजों को लेकर दबाव बना रही थी तो वो दबाव में आ जाता है एंड उसका कत्ल कर देता है। जो उसके हाथ काटता है वो सिर्फ हाथ इसलिए काटता है ताकि वो उसकी पहचान को छुपा सके। जब इस हत्याकांड का खुलासा होता है तो पुलिस जो होती है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करती है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो एकता की माँ होती है सीमा, वो भी होती है एंड साकिब की जो भाभी रेशमा होती है वो भी मौजूद होती है। एकता की जो माँ होती है सीमा, वो साकिब की भाभी रेशमा से पूछती है कि तुमने मेरी बेटी को क्यों मारा, उसका आखिर क्या गुनाह था। लेकिन जब उधर से कोई जवाब नहीं मिलता है तो सीमा जो एकता की माँ होती है वो रेशमा को एक जोरदार तमाचा लगा देती है सबके साथ एंड उस तमाचे की गूंज सब जगह गूंज उठती है। ये तमाचा एक ऐसे गाल पर था जिसने एक माँ की बेटी को उससे छीन लिया। पुलिस साकिब और उसके परिवार को गिरफ्तार करती है, उस पर धारा 302 लगा के उनको जेल भेज देती है। लेकिन कुछ होती हुई खबरें ये आई थी बीच में कि उनको शायद जमानत मिल गई है। क्या तो मेरा सवाल यही है कि आखिर क्या हमारा सिस्टम, क्या हमारी पुलिस इतनी कमजोर हो गई है जो ऐसे हैवान और ऐसे दरिंदों को इतनी आसानी से छूटने का मौका दे सकती है। आपकी क्या राय है इस केस के प्रति? आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप क्या चाहते हैं या आप
क्या सोचते हैं इस कहानी को लेकर। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। तो आशा करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड अपने लव्ड वन के साथ शेयर करें। मिलते हैं आपके साथ अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।